चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज मैंने आप सभी लोगों के लिए दिसंबर 2009 समाज कार्य द्वितीय प्रश्न पत्र पर हम लोग चर्चा करेंगे। और कल आप लोगों का इसी समय जो चलेगा वो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में जो चीज़ें बची पड़ी है उसको हम कल कवर करेंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे दिसंबर 2009 में कुल टोटल 50 क्वेश्चंस आए हुए थे। हालांकि पहले डिस्क्रिप्टिव भी हुआ करता था, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव मतलब लिखना होता था उसमें, और 50 क्वेश्चन जो आते थे वो ऑब्जेक्टिव आते थे, जिस तरीके का अभी मैं आप लोगों से चर्चा जिस पर मैं करने चल रहा हूँ। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे पहला प्रश्न ये है कि व्हाट इज सोशल केसवर्क नामक पुस्तक किसने लिखी है। यह आपके सामने जवाब है, इसका जरा बताइए आप सभी लोग कि किसने लिखा। 1922 में मैरी रिचमंड ने लिखा है, और यही आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी। 2 किताबें और हैं, फ्रेंडली विजिटर करके एक किताब है और एक सोशल डायग्नोसिस है, इसे भी आप लोगों को ध्यान रखना है। फ्रॉम टू चैरिटी सोशल केसवर्क भी आती है, वो भी मैरी रिचमंड की ही किताब है, ठीक है। जी.आर. बनर्जी इम्पोर्टेंट हैं, इनके नाम से पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। ये सोशल केसवर्क के बारे में इन्होंने सोशल केसवर्क की किताब लिखा है। और एच.एच. पर्लमैन सोशल ग्रुप वर्क प्रॉब्लम आर अनमेट नीड करके किताब लिखी थी, ठीक है। हालांकि उसमें भी उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच के बारे में बताया था। याद रखिएगा आप सभी लोग, सोशल ग्रुप वर्क प्रॉब्लम आर अनमेट नीड करके किताब है पर्लमैन के, ठीक है। बात करें अगर हम लोग एब्बिस्टिक के बारे में, एब्बिस्टिक एक ऐसे विद्वान हैं, इन्होंने द केसवर्क रिलेशनशिप के बारे में बात किया है। अगर हम चर्चा इनके बारे में करें तो इनकी एक किताब काफ़ी ज़्यादा फेमस में भी रही है, हर्बर्ट स्पेंसर के साथ में, जो सोशल वर्क फिलॉसफी थी, उसमें इनके बारे में थोड़ा सा जिक्र मिला था बीस्टिक को लेकर, क्योंकि उन्होंने केस वर्क, ग्रुप वर्क, कम्युनिटी वर्क, तीनों चीज़ों के बारे में बीस्टिक ने बताया था, ठीक है। तो याद रखिएगा, इनका सोशल केस वर्क रिलेशनशिप है बीस्टिक के, और सोशल केस वर्क के इन्होंने प्रिंसिपल दिए हैं। जैसे अगर हम बात करें कुछ विद्वान के बारे में, जैसे आपको मालूम होना चाहिए गार्टन हैमिल्टन एक विद्वान है, इनकी किताब थी थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ सोशल वर्क करके था, ठीक है, आपको मालूम होगा। और एक विद्वान और रहे जिनका नाम फ्रीडलैंडर है, वाल्टर एंड्रियास फ्रीडलैंडर। इन्होंने कॉन्सेप्ट एंड मेथड ऑफ सोशल वर्क दिया था, काफ़ी ज़्यादा फेमस रही ये किताब, जो कॉन्सेप्ट एंड मेथड ऑफ सोशल वर्क की थी। एक विद्वान का नाम आता है ग्रेस मैथ्यू करके, और ग्रेस मैथ्यू के बारे में अगर हम लोग चर्चा करें तो इनकी किताब थी इंट्रोडक्शन टू सोशल वर्क करके, ठीक है, याद रखिएगा, इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल वर्क की बात किया था। वहीं अगर हम बात करते हैं ट्रेकर महोदय के बारे में, ट्रेकर एक ऐसे विद्वान है जो सोशल ग्रुप वर्क में प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस की किताबों पर चर्चा इन्होंने किया था। हालांकि अगर हम केस वर्क में बात करें, जब हम व्यक्तिकरण के सिद्धांत पर बात कर रहे थे तो रॉबिन्सन बर्जाइना का नाम आप लोगों ने देखा था। रॉबिन्सन बर्जाइना ने भी एक किताब लिखी थी, द चेंजिंग साइकोलॉजी इन सोशल केस वर्क करके किताब इन्होंने लिखी थी, बर्जाइना की किताब है, ये भी आप चाहो तो ध्यान रख सकते हैं। थॉमस हॉर्लिस एक ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने IMOK You Are OK करके एक बुक लिखा था। मेडिकल सोशल वर्क में काफ़ी ज़्यादा ये पूछा जा चुका प्रश्न है, आप इनके बारे में ध्यान रखिएगा, थॉमस हॉर्लिस के बारे में। रेडफील्ड एक ऐसे विद्वान हैं जो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में फेमस रहे हैं, जिन्होंने विशेषताओं को 3 चीज़ों पर चर्चा किया था। इनकी एक किताब थी द लिटिल कम्युनिटी करके, इसके भी बारे में आप ध्यान रखिएगा। ऑटो रैंक एक नाम है जहाँ पे व्यक्तिगत अभिगम के बारे में बात करते हैं, कार्यात्मक अभिगम को लेकर चर्चा उसी में जिक्र किया था। तो द ट्रॉमा ऑफ बर्थ करके एक किताब लिखा था, याद रखिएगा, ऑटो रैंक। हर्बर्ट बिस्नो की बात करते हैं तो सोशल वर्क फिलॉसफी की बात किया है। टिटमस की बात करेंगे तो सोशल पॉलिसी पर बात किया है। और अगर हम बात करते हैं जो है PR बाल गोपाल के बारे में, PR बाल गोपाल सोशल ग्रुप वर्क में उन्होंने चर्चा किया था। तो ये किताब के नाम थे जो मुझे अभी आ रहे थे, इस पर मैंने आप लोगों से चर्चा कर दिया। हालांकि बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन आप लोगों को ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको ध्यान देना होगा इस पर। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, निम्नलिखित में आपको मिलान करना है
एस फ्रायड का नाम आ रहा है। एस फ्रायड अचेतन से, हाँ, सिगमंड फ्रायड अचेतन को रिलेट करेंगे। एरिक फ्रॉम का नाम आ रहा है जहाँ पे स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। नहीं सर, बाल विकास आएगा इनका। हरलॉक का स्वतंत्रता। नो नो नो, हरलॉक का नाम आएगा। नहीं नहीं, बाल विकास पे अगर हम बात करेंगे, बाल विकास पे अगर हम बात करेंगे तो हॉरलॉक की बहुत ही फेमस परिभाषाएं हैं। हॉरलॉक की परिभाषा यहाँ पे आएगी, ठीक है। बाल विकास पे, बाल विकास साइकोलॉजी का पार्ट है, याद रखिएगा, गलती मत करिएगा ऐसा। अब्राहम मैस्लो आवश्यकता का पदानुक्रम का सिद्धांत। जरा देखिए कोई मैच कर रहा है, अगर मैच कर रहा होगा तो सही है, बी सही है, ठीक है। तो फिर यही सही है, इसी को करेक्ट मानिए, ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, हॉरलॉक की परिभाषा बाल विकास में आती है, तो जाहिर सी बात उनका कॉन्सेप्ट भी आता है हॉरलॉक का ही। और बाल विकास में एरिक फ्रॉम के बारे में आप ऐसा ना सोचें कि जो है एरिक इरेक्शन का नाम है। एरिक इरेक्शन नहीं है ये कि आप वहाँ पे मनोसामाजिक सिद्धांत पर चर्चा करें, ठीक है। तो ये अलग है, ये स्वतंत्रता की बात करता है, फ्रीडम की बात करता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, नियतांश प्रतिचयन क्या कहलाता है? पता है, इसको कोटा सैंपलिंग कहा जाता है। और कोटा सैंपलिंग एक प्रकार का डिफाइन करता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग को। और नॉन प्रोबेबिलिटी जो सैंपलिंग होती है वो अवसरवादी प्रतिचयन को नहीं बताएगा। नो नो नो, गलत, अवसरवादी को थोड़ी ना, अरे अवसरवाद में तो प्रोबेबिलिटी आती है, और ऑलरेडी ऑप्शन नंबर सी में प्रोबेबिलिटी दिया भी है, तो ये प्रोबेबिलिटी का पार्ट तो है ही नहीं। बात आती है घनीभूत, घनीभूत प्रतिचयन भी आपको ये रिप्रेजेंट नहीं करता है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, गरीब आदमी का स्तरीकृत प्रतिचयन होता है, जो सबसे पहले समग्र को वर्गों और उपवर्गों में बांटा जाता है, और फिर न्यायदर्शन की आवश्यकता अनुसार प्रत्येक वर्ग या उपवर्ग के लिए कोटा निश्चित कर दिया जाता है। कोटे के अनुसार आप लोग के लिए, मतलब शोधकर्ता अपनी इच्छा अनुसार प्रत्येक उपवर्ग में या निदर्शन का चयन करता है, तो वह बेसिकली कोटा सैंपलिंग कहलाता है। और कोटा सैंपलिंग गरीब आदमी का जो स्तरीकृत प्रतिचयन होगा वो रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4, आकलन एवं प्रतिक्रिया प्रायिकताओं के विज्ञान के रूप में सांख्यिकी की व्याख्या किसने किया है? बताएं। जी बाउले लग रहा है। नो, बाउले ऑथर का नाम है, ऑथर बियोन बाउले। इसने सांख्यिकी का अर्थशास्त्र कहा जाता है, इसे अर्थशास्त्री है सांख्यिकी का। तो सांख्यिकी का तत्व की बात किया है, सांख्यिकी की व्याख्या नहीं किया, एलिमेंट के बारे में। जो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं बोडिंगटन के बारे में, बोडिंगटन ने सांख्यिकी की व्याख्या सबसे पहले की थी। ये सही रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा, ठीक है। बाउले का याद रखिएगा, सांख्यिकी तत्व की बात है। फिशर को याद रखिएगा, ये वही है प्रोफेसर रेनाल्ड फिशर, जो प्रसरण अनुपात की विधि बताते हैं, ठीक है। एफ परीक्षण की बात करते हैं, वही जो है फिशर है। और जो अग्रवाल महोदय हैं, अग्रवाल सोशल रिसर्च मेथड की बात करते हैं, है ना, सोशल रिसर्च मेथड की बात करते हैं अग्रवाल महोदय। क्वेश्चन नंबर 5 की बात अगर हम करें, 4 में ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। 5 की बात करें, जिस बिंदु पर 2 अक्ष मिलते हैं, जिस बिंदु पर 2 अक्ष मिल जाते हैं उसे क्या कहते हैं? मूल कहते हैं। मूल कहते हैं, ठीक है। अब ये आपके सामने एक्स है, ये वाई है। यहाँ आप मुझे बताइए, इनमें से कौन सी रेखा है जो स्वतंत्र रेखा है? एक्स। यक्स, ये जो रेखा जा रही है ये स्वतंत्र रेखा है, याद रखिएगा। और ये जो है आपका वाई आश्रित रेखा है, इसको भी ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट माना जाएगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं, चतुर्थ विचलन को डैश भी कहा जाता है, क्या परास, बिखराव, अंतर अर्ध अंता चतुर्थ, परास, बहुलक या बिखराव? ऑप्शन सर डी लग रहा है। डी बेसिकली मैम ये काई स्क्वायर को रिप्रेजेंट करता है, जहाँ पे दो प्रतिदर्श के बीच में अंतर की सार्थकता को स्पष्ट किया जाता है। तो जब दो अंतर की सार्थकता को स्पष्ट करोगे तो वही तो फैलाव होता है, तो चतुर्थ विचलन थोड़ी न कहलाएगा, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पे तो फिर 10 सेमी अर्ध अंतः चतुर्थ परांश की बात करें, जहाँ पे अर्ध इंटर क्वार्टाइल रेंज ऊपरी चतुर्थ और निचले चतुर्थ के बीच के अंतर का आधा, बीच के अंतर का आधा, तो वो आपका बताता है चतुर्थ विचलन। वो आपको क्या बताता है? चतुर्थ विचलन बताता है, ठीक है। तो मैं आपसे कहूंगा कि इसका सही जवाब जो आपकी होगा, वॉइस कट गई पूरी सर। आपकी यहाँ पे सही जवाब जो होगा, चतुर्थ विचलन को कहा जाता है अर्ध अंता चतुर्थांक परास कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। सर सर अब म्यूट करवाइए ना, कुछ आवाज नहीं आई आपकी बिल्कुल भी। भाई म्यूट हो जाइए, सभी लोग म्यूट हो जाइए। एक बार जब जिसको बोलना हो आप बोल सकते हैं। मैं कह रहा हूँ चतुर्थ, दोबारा समझा दीजिए। ठीक है, जो चतुर्थक विचलन होता है, याद रखिएगा आप सभी लोग, वह एक सेमी इंटर क्वार्टिकल रेंज होता है। इसे क्वार्टाइल विचलन कहा जाता है। यह आपको बताता है कि आसपास के डेटा केंद्र बिंदु हैं या उसके आसपास के डेटा फैलाव पे हैं। तो प्रसरण का वर्गमूल को मानक विचलन कहा जाता है। एग्जाम में प्रश्न अगर बनेगा, प्रसरण के वर्गमूलक को क्या बोला जाता है? जो प्रसरण होगा उसके वर्गमूल को क्या कहेंगे आप लोग? मानक विचलन कहेंगे, यस या नो? यस, नोट करो इसको, कॉपी पे लिखो। आपकी आवाज बहुत कट रही है। भाई एक बार आप लोग नोट करिए, आवाज नहीं जा रही है। पूरा सेंटेंस सुनाई। देखिए प्रश्न नंबर आपके सामने 6 है। ये इतना प्रश्न कर रहा है कि चतुर्थांक विचलन को डैश भी कहा जाता है, चतुर्थक विचलन को अर्ध अंता चतुर्थांक परास भी कहा जाता है। कारण क्या है कि ये बेसिकली द सेमी इंटर क्वार्टिकल रेंज, जिसे क्वार्टाइल विचलन के नाम से जाना जाता है, और यह आपको ये बताएगा कि डेटा केंद्र बिंदु में है, आसपास फैलाया जाता है इसको। और यहाँ पर मानक विचलन की एक भूमिका आती है, जहाँ प्रसरण का वर्गमूल बताता है। तो मानक विचलन ही एक ऐसा शब्द है जहाँ पे प्रसरण का वर्गमूल बताता है। एक बार एग्जाम में पूछा था प्रसरण के वर्गमूल, फिर डैश मार दिया था, और वहाँ पे ऑप्शन में था मानक विचलन, वह ऑप्शन सही गया था। तो क्योंकि चतुर्थ विचलन को ही रिप्रेजेंट करता था। और परास जो होता है वो ऊपरी चतुर्थांक और निचले चतुर्थांश के बीच के अंतर का आधा बताता है। मैंने मान लो मैंने कुछ नंबर दे दिया, 2, 3, 5, 7, 6, 8, ठीक है, 9, इस तरीके के नंबर। तो इनमें जब हम दोनों के बीच के निकालते हैं, ठीक है, अगर मान लो इधर भी 3 है इधर भी 3 है, तो आपको क्या करना पड़ता है? एक सबसे ऊपरी संख्या को लेंगे जो 9 है, और एक सबसे निचली संख्या को लेंगे जो 2 है, और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे 11/2 को, और यहाँ पर आ जाएगा 5.5। यही आपका क्या बन जाएगा? परास बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका। बहुलक तो आपको मालूम है अच्छे से, बिखराव तो आपको बता चुका हूँ, काई स्क्वायर का पार्ट बनता है ये। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, राष्ट्रव्यापी परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ करने वाला प्रथम देश का विश्व में कौन सा है? बताइए। राष्ट्रव्यापी परिवार नियोजन भारत है? हाँ, भारत है। याद रखिएगा आप सभी लोग, 1952 में, कब? 1952 में भारत दुनिया का पहला देश था जिसने 1952 में परिवार नियोजन के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया था। ऑप्शन सही होगा इसका डी, याद रखिएगा। मैंने ये प्रश्न आप लोगों को बता चुका हूँ और आप इसको कर भी सकते हैं। निर्धन स्थिति में सुधार के लिए एक संघ बनाया गया था
और वह संघ आया था 1843 में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी 1897 में। कहीं कहीं बुकों में 1896 भी मिलता है। चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी क्लियर नहीं है कि ये गुटरिन का है या हेम्फ्री का है, तो आप दोनों वर्ष लिखना चाहते लिख सकते हैं, 1869 और 1877 पे। और श्री निकेतन ग्रामीण पुनर्निर्माण की बात करते हैं, जिसकी भूमिका अगर हम बात करें, योजना है ना सर। शांति निकेतन देवेंद्र नाथ ने 1863 में, पहली बात को समझिए अच्छे से, पता चले कि 1863 लिख दिया आपने। 1863 में देवेंद्र नाथ टैगोर ने इस पर परिचर्चा किया था, विचार किया था। तो इसका मतलब ये नहीं कि इसकी स्थापना इसने किया है, देवेंद्र नाथ टैगोर ने नहीं, रविंद्रनाथ टैगोर ने किया है। रविंद्रनाथ टैगोर ने एक छोटा सा स्कूल खोला, और वह स्कूल खोला 1901 में, और फिर इसी स्कूल को एक भवन में कन्वर्ट किया 1999 में। और यहाँ जब 1999 में उस स्कूल को भवन के रूप में निर्माण कर दिया, तो 1921 में विश्व भारतीय विश्वविद्यालय का हिस्सा बन गया। ये विश्वविद्यालय का एक हिस्सा बन गया 1921 में, और आगे चल के एक एनजीओ का पार्ट बनाइए, जहाँ पे ग्रामीण पुनर्निर्माण योजना के रूप में हमें देखने को भी मिला। और इस योजना का पार्ट आया है, योजना का पार्ट 1903 में बड़ौदा में जो ग्रामीण पुनर्निर्माण कार्यक्रम बनाया गया, वो बनाया गया 1890 में। बड़ौदा की बात कर रहा हूँ। बड़ौदा में ग्रामीण पुनर्निर्माण कार्यक्रम का 1890 में बात की गई। अब सवाल आपके सामने ये है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा आप सभी लोग, इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। श्री निकेतन ग्रामीण पुनर्निर्माण की स्थापना कब हुआ? तो इनमें से कौन सा वर्ष का चुनाव करेंगे आप? सर असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है ना, तो सबसे पहले नहीं, पहले आप पहले ये बताइए कि ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्थान की स्थापना कब हुआ, ये बताइए पहले, बाकी आप बाद में लगाइएगा ऑप्शन को। 1903। गलत जवाब। ये तो योजना के रूप में आया, मैं यही जानना चाह रहा था। इसकी स्थापना जो यहाँ पे विश्वविद्यालय के रूप में आया है 1921 वाला, जो 1921 आया है, यही आपका करेक्ट रहेगा। और सन 1922 में 6 फरवरी 1922 में लियोनार्ड ने इसके पहले निदेशक के रूप में काम किए, और इन्होंने ही उसी समय इसकी ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्थान की स्थापना 1922 में कर दिया था। तो याद रखिएगा आप 1922 वर्ष 1922। अब आप मैच करिए, क्रम लगाइए। भाई पहला ही ऑप्शन सही है, इसमें इतना विचार क्यों कर रहे हो आप लोग, बताओ। सर पहला, अच्छा पहला नहीं, पहला वाला नहीं, तो बाद में आएगा ना। पहला हाँ आपका बाद में आएगा 97। हाँ दूसरा सही। पहला आपका आएगा निर्धन स्थिति, ये है, फिर चैरिटी है, फिर रामकृष्ण है, फिर उसके बाद निकेतन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, हाँ। बी वाला पे। यहाँ पे हर्बर्ट जो है रॉबर्ट हेम्फ्री का और गुटरिन का नाम आएगा। श्री निकेतन में रविंद्रनाथ टैगोर का नाम, उनके पिता का नाम था देवेंद्रनाथ टैगोर। और रामकृष्ण मिशन में बात करते हैं, स्वामी विवेकानंद जी का नाम आएगा। इसमें एक संघ के माध्यम से किया गया था, इसमें किसी पर्टिकुलर का नाम नहीं आएगा, सोशल वर्कर का नाम आता है, एक संघ का नाम आता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा, क्वेश्चन नंबर 8 का। क्लियर हो गया है ना ये प्रश्न 8वां वाला? अच्छा प्रश्न था। नहीं क्लियर होगा तो आप ही लोगों के लिए भाई दिक्कत होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 9 को लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, सामाजिक नीति को समाज सेवा में रूपांतरित करने की प्रक्रिया है। समाज कल्याण, समाज सेवा, प्रशासन होगा। प्रशासन होगा या लोक प्रशासन होगा? जहाँ सामाजिक नीति को समाज सेवा में रूपांतरित करने की बात करता है। और आपको मैंने आप लोगों को एक परिभाषा बताया था, वो परिभाषा का नाम किसने परिभाषा दिया है? परिभाषा नाम याद आ रही है किसी को? अरे समाज कल्याण प्रशासन में कौन विद्वान थे? परिभाषा
बताइए, समाज कल्याण प्रशासन की परिभाषा। डनहम, डनहम नहीं, डनहम नहीं। नीति के रूप में, नीति के रूप में, नीति के रूप में, नीति के रूप में भाई, जहाँ पे नीति के, किडनी, किडनी, क्या नाम था? जॉन सी किडनी, जॉन सी किडनी या किडना भी कह सकते हो ये। हाँ हाँ हाँ, बस बस सेवाओं के रूप में। बस बस बस। और यहाँ पे आप देखिए जरा, समाज सेवा प्रशासन इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका सी, सी करेक्ट जवाब। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। 10 बताइए, सही अनुक्रम को व्यवस्थित करना है। देखिए ये प्रश्न आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर हम बात करें यहाँ पर तो आप ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपका आगमन आएगा। आगमन आप लोग देख रहे हैं सभी ऑप्शन में है यहाँ पर, और सारे यहाँ पे ऑप्शन में भी ए है। ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं तो देखो, निर्देशन आता है, संस्थाएं नहीं आती। आगमन के बाद अनुकूलन आता है, अभिमुखीकरण आता है। ठीक है, और अभिमुखीकरण ना ही 1 में है, ना ही आपका 3rd में है, ना ही आपका 4 में है। ऑप्शन नंबर ये सही रहेगा, यही आपका क्रम सही रहेगा। कर्मकांडवाद आता है, फिर 2 संस्कृति की सभ्यता को ग्रहण करना ही पर संस्कृतिकरण कहलाता है, या पर संस्कृति ग्रहण कहलाता है, जब 2 संस्कृतियों को आप ग्रहण करते हैं तो। फिर उसके बाद लास्ट में आता है संस्थायन, जिसको अस्तित्व में जीवन में लाना, अस्तित्व को जीवन में लाना। तो लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने की बात अभिमुखीकरण को रिप्रेजेंट करता है। और जो यहाँ पे कर्मकांडवाद है ना, इसमें आपको अगर हम बताएं, याद रखिए, कर्मकांडवाद जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही कर्मकांडवाद कहते हैं। जो विकार उत्पन्न होता है, विकार जो, उसे कर्मकांडवाद कहते हैं, है ना। तो ऑप्शन बताइए जरा, कौन सा करेक्ट गया है? 1 2 3, ये प्रश्न ही गलत है। इसने अनुक्रम बताने की बात किया था। हाँ, इसमें ये कूट वाला बताने की जरूरत, कूट बताने की जरूरत नहीं थी इसको, सही कह रहे हो। ये प्रश्न, ये कर्मकांड का मतलब तो वैसे जो प्रोसेस हो गई ना, जिसमें निदान, फरित और नहीं, ये विकार से संबंधित है। ये विकार से, आध्यात्मिक लक्ष्य में विश्वास ही कर्मकांड है। एरिक एरिक्सन की अगर हम बात कर लें, एरिक एरिक्सन ने ये शब्द दिया है कर्मकांड। कर्मकांड किसने दिया है? एरिक एरिक्सन ने दिया है। 3R की बात किया है। तो जिसको इसको कहा जाता है रिटुलाइजेशन, एक आपका बनता है। दूसरा आपका बनता है रिचुअल, और तीसरा आपका एक और शब्द बनता है जहां हम रिटुलिज्म का शब्द को प्रयोग मिलाते हैं। तो 3R ये इरेक्शन का शब्द है। यहाँ जो विकार से उत्पन्न होता है उसको बताया गया। ठीक है, प्रश्न का ऑप्शन गलत है, यहाँ पे कूट नहीं, ऐसा आना चाहिए था इसको। ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। ये क्रम है, ये क्रम है ना। आगे बढ़िए। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत हमारे पास प्राधिकारी होते हैं विवादों को निपटाने के लिए। जरा बताइए, ये आपको क्रम बताना है। ये भी प्रश्न अच्छा है। देखो, ये सन 1947 में ओके, आपको बता दूं, सबसे पहले आता है सामूहिक सौदेबाजी। और सामूहिक सौदेबाजी आपको बता दूं सन 1981 में ये बात कही गई थी। और उसके बाद ऐच्छिक पंच निर्णयन होता है, ऐच्छिक पंच निर्णयन होता है। फिर उसके बाद सुलह होती है, फिर उसके बाद मध्यस्थता होती है, फिर उसके बाद अधिनिर्णयन होता है, फिर अनिवार्य जांच होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो सही जवाब क्या होना चाहिए? सबसे पहले
देखिए, अधिनिर्णयन क्षमता, द्विपक्षीय वार्तालाप, फिर न्यायालय। लास्ट में केस कहाँ जाता है? क्रम में अगर हमें कहरा लगाने के लिए, तो लास्ट में केस कहाँ जाएगा? न्यायालय। भाई न्यायालय के बाद तो अधिनिर्णय होता नहीं है, तो ये बात सही है कि या तो ए होगा या तो बी होगा। ये आएगा सर, हाँ ये आएगा सर। ठीक है, पहले द्विपक्षीय संधि वार्ता करते हैं आप, द्विपक्षीय को आप, चलो अच्छा ठीक है, फिर समझौता फिर अधिनिर्णय। हाँ, यहाँ पे राइट जवाब ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। ठीक है, द्विपक्षीय अधिवार्ता, समझौता, अधिनिर्णय, न्यायालय, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। वैवाहिक स्थिति क्या कहलाती, कौन सा चर है? वैवाहिक, तलाकशुदा, कभी शादी नहीं किया, विधवा, अनुपात, ये कौन से अंतर्गत आता है? क्रम सूचक चर। नहीं, क्रम कैसे बनेगा? आप एस स्टीवंस के बारे में सुना होगा, 1946 में गुणात्मक दिया था और मात्रात्मक दिया था। गुणात्मक के अंतर्गत एक नामित दिया था और एक क्रमिक दिया था। मात्रात्मक में एक अंतराल दिया था, एक अनुपात दिया था। एस स्टीवंस ने सन 1946 में। अब आपको मालूम होगा, तो अगर हम बात करते हैं नामित, नामित को संज्ञानात्मक चर भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग चर्चा परिचर्चा करते हैं, व्यवहारिक चर किसी तथ्य को व विशेषता जिसमें परिवर्तन होते रहते हैं, इकाई द्वारा मापा जाता है, वही चर कहलाता है। तो विवाहित और तलाकशुदा और कभी शादी नहीं हुई हो या विधवा इत्यादि चीज़ को जो रिप्रेजेंट करेगा वो आंतरिक चर कहलाएगा, ऑप्शन नंबर ए, जिसको अंतराल करेंगे। क्रमबद्ध जो आपका यहाँ पे अगर हम बात बताएं, क्रमबद्ध सूचक में कभी नहीं और कभी कभी, अक्सर, हमेशा ऐसे शब्द आते हैं। ठीक है, यहाँ पे कभी कभी वाले जो शब्द होंगे, कभी नहीं वाले शब्द जो होंगे, जो अक्सर होगा, जो हमेशा होगा, वो शब्द यहाँ पे डाले जाते हैं क्रम सूचक में। और संज्ञानात्मक जो है वो श्रेणी वाले चर डाले जाते हैं, श्रेणी का। और जो अनुपात चर होता है, यहाँ पे सतत और असतत वेरिएबल डाला जाता है, सतत और असतत वेरिएबल। तो मैं कहूँगा क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा आपका, इसको आप ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, व्यक्तिगत सेवार्थियों को ज़्यादा अच्छे से समझने और सहायता देने के लिए पर्सन इन सिचुएशन पर जोर दिया जाता है। आपने नाम सुना होगा, PE फिट, PO फिट, PJ फिट। बताइए, सही है? हाँ, सत्य है। हाँ, बस वही जानना है, सत्य है। ये सिद्धांत के रूप में सेवार्थी पर बात करता है। और पर्सन इन सिचुएशन संरूपण व्यक्तिपरक है, और ये आपका कथन सही है। और यही व्यक्तिपरक होने के नाते यहाँ पे पर्सन इन सिचुएशन बन रही है, ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। व्याख्या भी हो रही है 13 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, ये जो आप देख रहे हैं, मैंने आपको पढ़ाया है नीलखोरी प्रोजेक्ट 1948 में, एस.के. देव के बारे में, एस.के. देव के बारे में। नागपाड़ा नेबरहुड हाउस को लेकर 1984 में तमिलनाडु में, 1984 तमिलनाडु में। और दिल्ली पायलट प्रोजेक्ट के बारे में यमुना नदी पर 1958 में, यमुना नदी पर। इटावा पायलट प्रोजेक्ट के बारे में 1948 में, अल्बर्ट का नाम आया था ना, अल्बर्ट मेयर, यूपी इटावा। हाँ भाई, 1948 अल्बर्ट का नाम आया था, अल्बर्ट मेयर का। अब क्रम लगाइए जरा, 1948 नहीं, 47 है, 47 ये मेयर वाला। हाँ, बताइए अब।
इटावा मेरी थी हो जाएगा। डी इटावा 1948 1947 में इटावा पहले, फिर 48 में नीलखोरी, फिर उसके बाद 48 के बाद 58 दिल्ली। प्रश्न ही आगे पीछे कर रखा क्या इसने? डी सही तो डी सही तो आ रहा नागपाड़ा तो 84 है ना, इस 58 के बाद आएगा ना। 1958 है ना वो। हाँ 58 के, ये 1958 है, इसके बाद आएगा ये, और ये कहीं है ही नहीं क्वेश्चन में। यहाँ कालक्रमानुसार ही सही तरीके से नहीं दर्शाया गया है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चंस आपको जो है अर्बन कम्युनिटी के अंतर्गत आता है, दिल्ली वाला, ठीक है। सिचुएशन सही नहीं है भाई, बाकी वर्ष जो है सही है, ईयर आपका सही है, ठीक है, ईयर सही है, इसको ध्यान रखिएगा, सही बैठाया नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो। शब्द सेट ऑन एंड सेट ऑफ किससे संबंधित? मैंने बताया भी था ये प्रश्न। शब्द सेट ऑन और सेट ऑफ बोनस भुगतान अधिनियम से है ना। हाँ 1900 कब आया था? 1965 में आया था भाई, संदाय अधिनियम, ठीक है। और जो उपादान संदाय अधिनियम है वो 1972 में आया था, और जो न्यूनतम मजदूरी भुगतान अधिनियम है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, वो 1948 में आया था। मजदूरी भुगतान अधिनियम वही उपादान संदाय एक्ट का आता है। नहीं, ये तो 1936 में आया था, ये 1936 में आया था। और जो उपादान संदाय एक्ट है वो 1972 में आया था। कारखाना एक्ट कब आया था? 1948 में आया था, 1948 में आया था। सामाजिक सुरक्षा के लिए अधिनियम बनाए गए हैं, इसको आप ध्यान। प्रसूति लाभ भी आता है, प्रसूति लाभ भी इसी का पार्ट है, 1961 का, सामाजिक सुरक्षा को लेकर। श्रमिक क्षतिपूर्ति संशोधन एक अधिनियम था 1984 वाला, इसको भी आप ध्यान रखिएगा, है ना। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम था और संशोधन 1984 में हुआ था, उसको अभी याद रखिएगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा 15 का। 16 देखिए, ओजोन की परत अत्यधिक बैगनी किरणों को किरणों को लगने देने से जीवों का रक्षण करती है। क्या सही है ये? उल्टा लिखा है। ओजोन की परत डैश सही है सर, अत्यधिक परागामी किरणों को लगने देने से जीवों का रक्षण करती है। तो ये तो बात सही है, ओजोन परत ही तो करती है, ऑप्शन नंबर सही है। सर लगने देने का सेंस अलग निकल रहा है, लेकिन वो जिस रूप में दे रहे हैं उस हिसाब से सही है। नहीं, आप अपने हिसाब से मत चलिए, आप प्रश्न के हिसाब से चलिए। लगने देने का मतलब तो ये हुआ ना कि छाने देने। यहाँ लगने देने का मतलब है कि ये ओजोन परत से लगी है, हाँ, अब सोच जो कर दिया। हाँ जो रक्षण करती है, बात सही है। फिर सोच रहे थे कि जीवों को हाँ, जीवों का रक्षण करती, मतलब मनुष्य और भी जो जीव हैं हम सब, उसका रक्षण, और यही सही जवाब है, पहला सही है। पर्यावरणीय परत में ओजोन छिद्र दक्षिण ध्रुवीय सागर पर पड़ता है। मैंने पढ़ाया भी था आप लोगों के साथ, बताया भी है इसके बारे में। ये भी सत्य है सर, पता सत्य है। लेकिन व्याख्या हो रही है नहीं? क्या नहीं हो रही? हाँ, वेरी गुड, यही था सवाल इम्पोर्टेंट जो आप लोगों ने बताया है, व्याख्या नहीं हो रही है। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही है। अब बच्चे कहेंगे ओजोन परत ऊपर भी है, ओजोन परत नीचे भी है, तो लगा देते हैं आंख बंद करके। भाई ये वाली लाइन ऊपर की लाइन की व्याख्या करें तो ठीक है, साफ शब्द में दक्षिण ध्रुव पे पहुंच गया ये, है ना, इसलिए यहाँ पे गलत कर रहा है, हो गया, व्याख्या नहीं हो रही है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। डीपीएसपी पढ़ा चुका हूँ। राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत में मुख्य रूप से वितरण न्यायालय के सिद्धांत पर आधारित है क्या? यस सर, वितरण उदारवादी के अंदर आधारित है, ओके।
और असमान अवसर वितरण न्याय न्याय की उपलब्धि को धीमा कर देती है। हैं जो असमान अवसर वितरण है न्याय की उपलब्धि को धीमा कर देती, तो सही है, ये भी सही है। अच्छा आप जरा मुझे बताइए, क्या ऊपर की नीचे की लाइन व्याख्या हो रही है? हो रही है सर। हाँ हो रही है। यहाँ पर बताया ये है कि जो धीमा होने के नाते यहाँ पे अवसर, अगर उसे असमान अवसर उपलब्ध दिया जा रहा है, धीमा कर देता है, तो डीपीएसपी का मुख्य सिद्धांत के रूप में वितरण न्याय का सिद्धांत पर आधारित हो जाता है। ऐसी कंडीशन पर यहाँ पर ये व्याख्या हो रही है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा, क्वेश्चन नंबर 17 का पहला वाला सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से मिलान करिए कि जटिल संगठन किसको रिप्रेजेंट करता है। इमिटाई इटिजियन यानी का नाम आता है, इमिटाई इटिजियानी का नाम आता है जटिल संगठन में। और जो प्रतीकात्मक अंतःक्रिया होता है वो मार्गरेट मीड का आता है। मैंने आपको पढ़ाया भी है, कितने लोगों को याद है कि प्रतीकात्मक अंतःक्रिया मार्गरेट मीड का है? कितने लोग जानते हो भाई? सर अभी तो याद नहीं था। नहीं पता है? पता है सर। हाँ। याद नहीं था, मार्केट मीड का नाम याद नहीं आ रहा हाँ था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कार्यवाद पता है तो लगा सकते हैं सर। हाँ अब आप मुझे ये बताइए, जो यहाँ पे आपको मैच कर रहा है नौकरशाही, क्या मैक्स वेबर को मैच है? और प्रकारीवाद टालकट पार्सन से। हाँ बताइए, ऑप्शन बताइए। ऑप्शन बी सर, ऑप्शन बी। बी। हाँ बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, यही सही है। बताइए, विभिन्न स्थितियों के अंतर्गत एक समान परिणाम उत्पन्न करने वाले माप की संभाव्यता क्या कहलाती है? परिणाम, विश्वसनीयता, वैधता या पुनरावृत्ति? वैलिडिटी सर। नो नो नो, वैधता। वैलिडिटी गलत जवाब है। विश्वसनीयता। हाँ हाँ ये सही है, विश्वसनीयता। विभिन्न स्थितियों के अंतर्गत एक समान परिणाम उत्पन्न करने वाले माप की प्रोबेबिलिटी विश्वसनीयता कहलाती है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, क्वेश्चन नंबर 19। वैधता में एक्यूरेट आ जाएगा ना? क्या चीज? वैधता में एक्यूरेट आएगा। एक्यूरेट, हाँ वैधता में एक्यूरेट, एक्यूरेंसी आता है। इसमें संभाव्यता आ गया ना। हाँ एक्यूरेंसी। क्वेश्चन नंबर 20, युग्म का मिलान करिए जरा। मनोविश्लेषणी सिद्धांत, सिगमंड फ्रायड। सिग्मंड फ्रायड। अहम मनोविज्ञान, अन्ना फ्रायड। मनोसामाजिक चिकित्सा, बैगन। और समस्या समाधान, ऑप्शन बी सर। बी सही है। बहुत बढ़िया जवाब दिया भाई, सोच विचार के दिया है। हैमिल्टन थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ सोशल केस वर्क में भी आते हैं, प्रिंसिपल एंड सोशल केस वर्क इन्हीं का है ना। और जब सोशल केस वर्क साइको सोशल थेरेपी की बात आती है तो बेगन का नाम और फ्लोरेंस होलिस का नाम दोनों का आता है। होलिस का नाम भी याद रखिएगा, 1964 में, है ना। बाल विश्लेषण, ईगो मनोचिकित्सा। फ्रायड के साथ साथ में जीन मार्टिन और उनकी बेटी अन्ना, इनका भी नाम देखने को मिलता है फ्रायड में, जिसको हम ईगो साइकोलॉजी कहते हैं, याद रखिए। सामाजिक पार्थक्य किसका संकेत है या करता है? प्रजाति देखो। पार्थक्य का मतलब अगर हम बात करें ना, रंग भेद संदर्भित है, रंग भेद रिलेटेड है। तो सामाजिक भेदभाव या राजनीतिक भेदभाव, दोनों समझ लीजिए। देखिए, सामाजिक भेदभाव को बीमारी, विकलांगता, धर्म, यौन अभिविन्यास, विविधता कि किसी भी अन्य उपायों के आधार पर व्यक्तियों के बीच निरंतर असमानता के रूप में परिभाषित जो करता है वो सामाजिक भेदभाव करता है।
और वही आपका सामाजिक पार्थक्य का संकेत भी देता है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। जो राजनीतिक है ना, ये रंग भेद नीति दक्षिण अफ्रीका के सफ़ेद अल्पसंख्यक और गैर सफ़ेद गैर सफ़ेद बहुमत के बीच संबंधों को नियंत्रित और नस्ली अलगाव और राजनीतिक भेदभाव के खिलाफ आर्थिक भेदभाव की मंजूरी दी थी, जहां सामान्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। राजनीतिक भेदभाव को रिप्रेजेंट, और स्थान संबंधी भेदभाव जो था वो बहुआयामी अंतरिक्ष के भीतर उत्तेजनाओं के स्थान में अंतर का पता लगाने की क्षमता की बात करता है। द्विनेत्रीय दृष्टि का उपयोग करता है वहाँ पर स्थान में। और प्रजातीय भेदभाव में एक रूप है जहाँ जब किसी को कम नैतिक विचार दिया जाता है, त्वचा का रंग, यौन वरीयता, लैंगिक, है ना, कारणों के आधार पर जब ऐसी क्रिया होती है तो जातीयता भेद कहलाती है। यहाँ पे होगा आपका ऑप्शन ए सही। निम्नलिखित में आपको युग्म मिलाना है। किताब है, बताइए। बताइए। सोशल वर्क जी.आर. बनर्जी। जी.आर. बनर्जी, पेपर्स ऑन सोशल वर्क, ठीक है। सम एक्सपेक्ट सोशल डेवलपमेंट, एम.एस. गोरे। सुगंध दासगुप्ता। सम एस्पेक्ट गोरे का हाँ, टूवर्ड्स फिलोसफी ऑफ सोशल वर्क इन इंडिया, दास गुप्ता या सुगत गुप्ता। और आइडियोलॉजी इन सोशल वर्क, मुरली देसाई। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यह पहचानने की असफलता की अवधारणा स्वयं परिदृश्य नहीं है, क्या कहलाती है, बताइए जरा। सीमांकन। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, सर मूर्त निरूपण की क्रांति पहले सी। ये फैलेंसी ऑफ जो है रिफिकेशन कहलाती है। रेफिकेशन। हाँ, तो नहीं ये सही नहीं है। एक मिनट, मूर्त रूप में भ्रांति, हाँ सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। परिदृश्य नहीं क्या कहलाती है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। देखिए जो परिस्थितिकी भ्रांति है ना, वो इकोलॉजी फैलेंसी होता है जिसको पतन का रूप दिया जाता है। तो सांख्यिकी डेटा की व्याख्या में एक औपचारिक गिरावट है जो तब होता है जब व्यक्तियों की प्रकृति के बारे में अनुमान घटाया जाता है जिससे वह व्यक्ति संबंधित होता है। और सीमांकन मतलब परिसीमन होता है जहां लोगों के नए परिसीमन पर सवाल उठाए जाते हैं, किसी चीज़ की सीमा तय करने के लिए किया जाता है। और जो आगमन है इंडक्टिव जो है एक नए भर्ती के लिए कर्मचारियों का स्वागत करना और उनकी नई भूमिकाओं और वातावरण और जो है अगर हम बात करें जो है कामकाजी वातावरण से संबंधित करने की एक प्रतिक्रिया या प्रक्रिया के रूप में आप जानते हैं, तो वह जो है आगमन कहलाती है। ठीक है, तो मैं आपसे कहूँगा कि इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर आप सही लगाइएगा, सी को, सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। नागर समाज संगठन में पढ़ा चुका हूँ, सहभागी प्रजातंत्र के प्रति योगदान करते हैं क्या? बिल्कुल करते हैं। और साधन संपन्न संघीय नेटवर्क सहभागी प्रजातंत्र की एक विशेषता है, बिल्कुल है, सही है। बताइए व्याख्या है या नहीं? भाई आप बताइए जरा, सहभागी प्रजातंत्र के प्रति अगर योगदान देर करता है तो क्या यहाँ पे जो साधन संपन्न संघीय नेटवर्क है जो सहभागी प्रजातंत्र की एक विशेषता बता रही है, तो नागर समाज का ही तो योगदान बता रही है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा, व्याख्या तो हो रही है, सही से पढ़िए। नागर समाज संगठन सहभागी प्रजातंत्र के प्रति योगदान करते हैं। भाई क्यों करते हैं, मेरा सवाल है। तो आप कहते हो क्योंकि साधन संपन्न संघीय नेटवर्क सहभागी प्रजातंत्र की एक विशेषता है, रीजंस यही है,
विशेषता होने के नाते उसका योगदान है, और यही सही जवाब हो जाएगा। इसलिए से हो रही है। हाँ, इसलिए इसकी व्याख्या हो रही है। तो क्योंकि लगा कि आप सही कर सकते थे इस प्रश्न को। ऑप्शन नंबर सी सही। राज्यों का पुनर्गठन के एम पन्नीकर का नाम आएगा। वल्लभ भाई पटेल में आएगा। ना, पन्नीकर का, पटेल है। पन्नीकर का नाम आएगा भाई, पन्नीकर का। राज्यों का विलय जो करेगा वो सर, विलय में आएगा। हाँ, विलय भी जो होगा वो सरदार वल्लभ भाई पटेल का होगा। पटेल आएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल की महानतम देन है भाई, छोटी बड़ी रियायतों का भारतीय संघ में विलीनीकरण करके भारतीय एकता का निर्माण करना। तो रियासत विभाग की स्थापना 1947 में किया था। नेपाल का विलय सबसे अंत में भारत में हुआ था। भूमिका सरदार वल्लभ भाई पटेल की थी। द्विभाषिक राज्य कौन? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई। हाँ, ये इम्पोर्टेंट सवाल है, इसको आप ध्यान रखिएगा। मोरारजी देसाई। और नगर राज्य? रोमन साम्राज्य। रोमन साम्राज्य। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। ओके, बी सही जवाब। क्लिक में कौन शामिल है? क्लिक जानते हो? लोगों का एक छोटा सा समूह है, और क्लिक के रूप में 2 या 3 व्यक्ति के रूप में 20 या अधिक लोगों के रूप में कुछ सामान्य रुचियों को साझा करने के लिए सामान्य हितों और विचारों और उद्देश्यों के साथ उच्च विद्यालय का क्लिक तैयार करने में। तो लोगों का समूह होगा जहाँ पे क्लिक रिप्रेजेंट होता है, लोगों का एक छोटा सा समूह। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। भीड़ नहीं होगा, भीड़ अधिकता जन समूह जमावा बोलते हैं इसको। घनिष्ठ टीम नहीं होगा जी, उसमें फुटबॉल नहीं लिखा होगा। फुटबॉल टीम आप कह सकते थे, फुटबॉल की वजह से हो सकता है निश्चित कर दिया गया है ना, निश्चित संख्या होगी ना फुटबॉल टीम 11 लोगों की। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। उपयुक्त सरकार आपातकालीन स्थिति के दौरान फैक्ट्री अधिनियम 1948 के प्रावधानों में से किस प्रावधान को छोड़कर सभी को स्थगित कर सकती है? किसको छोड़कर? 47 को छोड़ दीजिए। देखिए, स्वास्थ्य सुरक्षा कल्याण की बात करता धारा 11, साप्ताहिक घंटे और छूट देने वाले नियम की सख्ती धारा 51 बात करती है। धारा 84 की बात करें, कारखाने में छूट देने की सख्ती, जहाँ पे बालक को बताया गया भाई कि 15 वर्ष से कम बालक कहा जाएगा, 15 से 18 में कुमार कहा जाएगा, अल्पवय व्यक्ति बालक या कुमार रिप्रेजेंट होता है 18 से 15 में, और 18 प्लस होगा तो वयस्क कहलाएगा। ठीक है। और अस्वस्थ कर्मकार का टोकन संख्या बताई गई है 67 में। ऑप्शन नंबर आपका यही सही है, याद रखिए। लोक आपात के दौरान छूट देने की शक्ति है ये। सर 51 में क्या बताया था? जी, 51 में क्या बताया था आपने? साप्ताहिक घंटे में छूट। साप्ताहिक कार्य भी बताता है धारा 11, घंटे का काम करता है 51। समाजकारी शिक्षा पर यूजीसी द्वितीय समीक्षा समिति के अपना प्रतिवेदन किस वर्ष तैयार किया था? इंपॉर्टेंट सवाल। देखो, पहली जो आई थी 1960 में आया था, पहला 1960 में आया था, दूसरा आया था 1972 में, तीसरा आपका आया था 2001 में,
तो 3 समीक्षा हो चुकी है। बताइए जरा प्रश्न में क्या है, दूसरी समीक्षा, ऑप्शन नंबर बी, ये सही रहेगा। निम्नलिखित युग्मों को मिलान करिए। प्रगतिशील कार्यक्रम के अनुभव बताइए किसमें है? समूह कार्य। नहीं यार, समाज कल्याण प्रशासन में है। विश्वसनीयता सामुदायिक संगठन में। आवश्यकता की पहचान केस वर्ग में। सत्ता और आज्ञा पालन, सीधा सीधा मैच करो, देखो कहाँ पे है सीधा सीधा, 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर सी। सत्ता तो समूह में आ जाएगा ना, सामुदायिक संगठन। किसमें? सत्ता और आज्ञापालन कम्युनिटी में तो है। तेरी यहाँ पे कम्युनिटी में सत्ता कहाँ से आएगा, विश्वसनीयता बनी होती है उसमें। अधिकार आज्ञा पालन, अधिकार वगैरह जो होते हैं ग्रुप वर्क में, ग्रुप वर्क के दौरान में, ठीक है, ग्रुप वर्क के दौरान में। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। 30 देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद 14 वर्ष आयु के समस्त बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, बताइए। 43 बताइए। कर्मचारी के लिए निर्वाहन मजदूरी। 44, अरे भाई समान, हाँ, नागरिक के समान सिविल संहिता। और 42, काम की न्याय संगत मनोचित दशा, प्रसूति सहायता उपबंध। 3 बातें इसमें कही गई है, बता चुका हूँ। ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। निम्नांकित के में से हस्तक्षेप का रूप कौन सा नहीं है? बढ़ोतरी नहीं है, बाकी सारा है। सार्थकता भी है, नियंत्रण भी है, विरोध भी। ये आपका सही। देखो यहाँ पे ना हस्तक्षेप का कार्य रूप, हस्तक्षेप के रूप में कौन सा नहीं है? बढ़ोतरी नहीं है, बाकी हस्तक्षेप में काम आते हैं सारे लोग। हस्तक्षेप समझते हो ना, इंटरवेंशन। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे पहला करेक्ट रहेगा। भारतीय संविधान के संवैधानिक परामर्शदाता के रूप में किसने कार्य किया है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर होंगे कि BN राव? अच्छा अच्छा, बेनिगल नरसिम्हा राव। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा सी, है ना। अच्छा, न्याय मंत्री प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, हाँ ठीक है। 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष, अरे भाई अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद है। हाँ, 11 दिसंबर को। 9 दिसंबर 1946 की प्रथम बैठक में सबसे बुजुर्ग अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिंह, याद रखें। वर्ष 1999-2000 किस वर्ष के रूप में मनाया जाता है? ग्राम सभा वर्ष के रूप में या मानवाधिकार के वर्ष में, बताइए। मानवाधिकार। हाँ जी, नहीं, डी आएगा, मानवाधिकार। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार 1968, स्थापना 10 दिसंबर 1948, है ना। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, एनुअल रिपोर्ट 1999 में और 2000 में। ऑप्शन नंबर डी। लिखना है तो लिख लीजिए, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एनुअल रिपोर्ट 1999 और 2000 में। और ये जो आप ग्राम सभा बता रहे हो ना, ग्राम सभा वर्ष 2009 है और 10 है, 9 10 का है। बाल अधिकारों का कौन सा आएगा? 1959 नगर पालिका का भी है क्या सर? मद्रास का है 1687 का। भारत में जो है
भारत में नगर शासन के लिए वर्तमान में जो है 1664 से अस्तित्व में आया है, तो आप 1664 लगाइए। 1664 से अस्तित्व में आया है। और इसको 1959 लगाइए, इसको 2009-10 लगाइए, इसको 1999 और 2000 लगाइए। ठीक है, बस ध्यान रखिए। संकट हस्तक्षेप, एक घटना है जो समस्त जीवन स्थिति को परिवर्तित कर देती है ना। ऑप्शन नंबर बी। संकट हस्तक्षेप, संकट में अगर हम बात करें, लोगों को तुरंत स्थिर करने के लिए एक विशिष्ट मनोचिकित्सकीय दृष्टिकोण के साथ एक समय सीमित हस्तक्षेप। इसका श्रेय जाता है कैप्लॉन लिंडेमैन का 1942 में। 1942 कैप्लॉन लिंडमैन, याद रखिए। आज का लास्ट क्वेश्चन ले लीजिए। 15 क्वेश्चन में कभी भी 15 मिनट, आधे घंटे, 20 मिनट क्लास ले लूँगा, उसमें बता दूंगा। प्रबंधन में शब्द ग्रेप वाइन किसके प्रकार का संकेत है? संचार का सही जवाब। हाँ, संचार इज द राइट आंसर। संचार प्रविधि, तो औपचारिक जो है अनौपचारिक संचार या आंतरिक और बाहरी दोनों और अनौपचारिक चैनल का संचालन होता है ग्रेप वाइन से। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी सही माना जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखिए। मैं कभी इसके बारे में जो है 36 से आगे करा दूंगा, कल ही करा दूंगा, कभी क्या कल ही करवा दूंगा। और कल आपको वीडियो दूंगा इसका, और कल शाम की 6 बजे आपको कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन चलेगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखिए। ठीक है, अभी मैं इसकी PDF और वीडियो का लिंक आपके ग्रुप में डाल देता हूँ, ये वाली।